हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस ऑफ जेनिथ कोचिंग सेंटर। इसके पहले जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें हमने डिस्कशन किया था एरिया वेक्टर पे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अब हम उसी से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हैं वो रह गए थे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हम उस लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे। इसके पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि हमने जो पढ़ा था विद्युत फ्लक्स यानी फाई, वो फाई आपको 3 चीजों पे डिपेंड कर रही थी। पहला ई, दूसरा ए यानी एरिया, और तीसरा जो था वो थीटा और कॉस थीटा। मैंने ये भी आपको बताया था कि थीटा को हम कॉस थीटा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो थीटा हमने देखा था लास्ट वीडियो में, वो आपको कॉस थीटा की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। अब जो डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग वो थोड़ा सा इसके आगे का डिस्कशन है। जहां तक मैंने आपको बताया था, उम्मीद है आपने अपने नोटबुक में उसे अच्छे से नोट किया होगा। अब आपको ये करना है कि ठीक उसी के नीचे से, जहां तक आपने नोट किया है उसके नीचे से ये सारे पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा वो लिखने हैं। ये ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस 2-3 पॉइंट हैं, लेकिन इन्हें भी जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि thus from the condition 1, 2 and 3 we can say that phi depends upon E, delta S और A and cos theta। ये हमने लास्ट में जो वीडियो डाला था उसमें 3 कंडीशन हमने पढ़ चुका था। अब क्या करेंगे, वो जो तीसरी कंडीशन जहां आपको खत्म हो रही है उसके नीचे आप ये लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे में को क्या लिखना है कि अतः शर्त A1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि फ्लक्स E, डेल्टा S और A तथा cos थीटा पर निर्भर करता है। अब उसके नीचे आपको क्या करना है, ये दिखाना है। हमने जब आपको तीनों कंडीशन को सिंगल सिंगल करके डिस्क्राइब कर दिया है, अब आपको ये दिखाना है कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू E, डेल्टा S, cos थीटा। ये होगा, तीनों को हमने अलग अलग पढ़ा, अब तीनों को हमने यहाँ कंबाइन किया कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू E, डेल्टा S, cos थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे का जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों आपको सेम ही पॉइंट है। ठीक है, इसलिए मैं यही आपको समझा रहा हूं, आप यही आप समझ ले अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी अगर साइन हम हटाते हैं तो मान लेते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी जो आपको साइन हटा उसके जगह पे 1 आया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होती है, कुछ ना कुछ होती है, तो यहाँ हम आपको 1 मान लिए, तो ये लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू E, डेल्टा S, cos थीटा। कहीं कहीं आपको बुक में E, डेल्टा S मिलेगा, और मैंने आपको ये भी बताया है कि एरिया को या तो आप डेल्टा S से डिनोट कर सकते हैं या फिर A से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है बीच में ये जो और करके कि फाई इज इक्वल टू E, A, cos थीटा, जहां A क्या है, आपको एरिया है, और डेल्टा S भी एरिया है, तो ये दोनों आपको सही है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा तो आपको ये पता होगा कि E, डेल्टा S, cos थीटा, ये जो आपको ये टर्म है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का जो है वो डॉट प्रोडक्ट बता रहा है। यानी किसका किसका डॉट प्रोडक्ट, वो आपको E का और डेल्टा S यानी E और एरिया जो है उसका डॉट प्रोडक्ट आपको ये टर्म बता रहा है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू E, वेक्टर E डॉट वेक्टर S। ठीक है, ये वेक्टर का होता है कि अगर कोई वेक्टर, यहां जैसे मैं बता देता हूं आपको कि अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है E डॉट B, ठीक है, ऐसे दिया रहता है, तो हम लिखते हैं इसको वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, यानी A, B, cos थीटा, या फिर हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A, B, cos थीटा। देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको कुछ जो बुक्स हैं उनमें आपको क्या करते हैं कि ये जब मैग्नीट्यूड साइन हटता है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड साइन हटता है तो आपको डायरेक्ट A और B लिख देते हैं। यानी अगर कहीं A और B आपको लिखा हुआ मिले यहाँ, तो आप समझिएगा कि इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं AB cos थीटा। ठीक है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर एक जगह हम आपको मैग्नीट्यूड
दिखाते चले। आप अगर ए बी है, ए लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये मैग्नीट्यूड को ही डिनोट कर रहा है। सेम यहाँ भी है, यहाँ आपको मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मतलब है और कि आपको क्या है, और वेक्टर साइन भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड को ही बता रहा है कि ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जो कि दो आपको ई और डेल्टा एस के डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करता है। अब हम एक चीज देखेंगे, एक पॉइंट है कि आपको हमने शायद ये लिखवा दिया है कि जो फाई है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक अदिश राशि है। तो हम, अगर आपने वेक्टर भी पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यही पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर किया है कि द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर। ओके, सो फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई यानी फ्लक्स, यानी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो आपको स्केलर होता है, इसीलिए फाई जो है आपको स्केलर है। तो आप ये पॉइंट को यहाँ एरो देके नीचे इसके नोट कर लेंगे। सेम हिंदी वाले भी बच्चे यही करेंगे कि अतः फाई प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन किया, सेम आपको पॉइंट यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां से भी पॉइंट समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, जो आप ये तीन टर्म लिखेंगे, ठीक इसके नीचे आप ये भी बताएंगे कि आपको फाई जो है वो स्केलर है, तो कैसे स्केलर है। ठीक है, ये मैंने रीजन के साथ यहां लिख दिया है कि दो सदिशों के डॉट गुणन, ठीक है, से अदिश राशि मिलती है, अतः विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि आपको फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कैसे एक स्केलर क्वांटिटी है ये हमने आपको इस फॉर्मूले के थ्रू आपको दिखा दिया। ठीक है, तो आप इसे अपने नोटबुक में, जो मैंने तीन कंडीशन बताया, जहां आपका तीसरा कंडीशन खत्म होता है, वहीं से आप स्टार्ट करेंगे और इन पॉइंट्स को लिखते चले जाएंगे। इसके बाद एक पॉइंट और रह जाता है, वो मैं डिस्कशन करूंगा, तब तक आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो इसके पहले हमने देखा कि आपको जो तीन कंडीशंस होती हैं, जो फाई किस पे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थी। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो एरिया वेक्टर है और जो ई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है, अगर जो एरिया है वो आपको सीधे नहीं रह के किसी इंक्लिनेशन पे है, किसी आपको, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जैसे इसके पहले मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था उसमें आपको जो एरिया था वो आपको फ्लैट था। ठीक है, जैसे आपको ये एक बुक है, ठीक है, ये आपको ऐसे सीधे था और नंबर ऑफ लाइंस ऐसे आपको क्रॉस कर रही थी। ठीक है, आपको नंबर क्रॉस कर रही थी, तब का एग्जांपल मैंने लिया था। और दूसरा एक और एग्जांपल दिया था कि जब नंबर ऑफ लाइन ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, लेकिन ये एरिया आपको ऐसे नहीं होके एकदम फ्लैट सरफेस हो गया, तो हमने ये भी देखा था कि इससे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस जो एरिया है, जो हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा है, उसको अब हम क्या करते हैं, किसी एंगल पे लाके ऐसे इसे रोक देते हैं। ठीक है, फ्लैट पूरा नहीं करेंगे और ना ही इसको हम वैसे वर्टिकल रखेंगे, किसी एंगल पे हम आपको इस तरह रखेंगे, जो कि इस फिगर से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब यहां मैंने क्या बताया था कि एंगल जो होता है वो आपको एरिया वेक्टर और ई के बीच होता है। तो ये जो एरिया है जो कि ऐसे है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है वो आपको ऐसे इंक्लिनेशन पे है, किसी इंक्लिनेशन पे। तो मैं पूछूं कि अगर इसका एरिया वेक्टर आपको कहां है, तो आप बताएंगे कि सर इसका जो एरिया वेक्टर है, यानी अगर इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, देखेंगे कि इसके कहीं भी इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, तो मैं यहां से लेता हूं इसके मिडिल पॉइंट को ऐसे, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, ए और डेल्टा एस, यही मैंने यहां दिखाया है कि ये जो एरिया है, ठीक है, पहले हम इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, यहाँ ए और एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद तब मैं ये देखता हूं कि इसको अब हम ऐसे ही इंक्लिनेशन पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जो आपको नंबर ऑफ लाइंस इससे क्रॉस कर रही हैं। अब यहां क्या होगा, तो ये आप फिगर बनाएंगे, ठीक है, इंक्लिनेशन पे, और इसके नीचे आप ये लिखेंगे कि फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये फिगर बताने का मेरा यही तात्पर्य था, ठीक है,
कि मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, एक आपको वर्टिकल, दूसरा आपको फ्लैट, और ये एक तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक है, जो आपको फ्लैट और वर्टिकल नहीं रह के किसी एंगल पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा पे इंक्लिनेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये आप फिगर बना लेंगे, ठीक है, उसके नीचे आप लिख लेंगे यही पॉइंट कि फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। आपको अधिकतर जो क्वेश्चन रहेंगे वो किसी न किसी एंगल पे आपको एरिया को और एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल देकर आपको इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट क्या है, तो हम ये देखेंगे कि अभी हमने जो डिस्कशन किया था या तो वो फ्लैट सरफेस था, ठीक है, और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, कि स्फेरिकल सरफेस के लिए हम फाई कैसे निकालते हैं। अब चलिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि तब तक आप एक काम करें, ये पॉइंट सबसे पहले नोट करें, फिर उसके बाद से मैं ये आपको पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इसलिए आपको ये फिगर नहीं बनाना है, ठीक है, और ना ही ये आपको बनाना है, बिकॉज ये भी मैंने आपको पहले वाली चीज रिमाइंड करने के लिए बताई हुई है। आप इसे पहले नोट करें, उसके बाद फिर मैं सेकंड पॉइंट स्टार्ट करूंगा। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फ्लैट सरफेस ना होके अगर आपको कोई स्फेरिकल या कर्व सरफेस रहे तो इस केस में हम आपको फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो इस केस में हम जो सबसे पहला काम करते हैं वो आपको एक इंटीग्रेशन मेथड होता है, जिसे हम आपको इस तरह डिनोट करते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, आपको इंटीग्रेशन और वो ये एक सर्कल, ठीक है। इसका मतलब मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। पहले आप इस फिगर को देखें और इस फिगर से आपको ये क्लियर है कि ये जो आपको नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये जो आपको, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस ई हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपको एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, इसका अगर एरिया वेक्टर मैं पूछूं तो ये आपको एरिया वेक्टर हो गया, इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर ये हो गया, इसका एरिया वेक्टर ये बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक स्फेरिकल सरफेस पे हम आपको छोटे छोटे एरिया में इसको डिवाइड करेंगे और उन छोटे छोटे एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम फ्लक्स निकालेंगे और उसे इंटीग्रेशन मेथड से आपको टोटली ऐड कर देते हैं। मुझे यहाँ एक और चीज समझानी है कि यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो एरिया वेक्टर है हर एक जगह इस स्फेरिकल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो एरिया वेक्टर जो है वो खुद से अपना जो बनाता है एंगल उसका है। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि चलिए जैसे ये फिगर है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट का ये सरफेस है, ठीक है, जो एक सर्कल है आपको कंसिडर करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने दिखाया है आपको कि 1 2 3 4, इसको हम एरिया 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर, मैं इसके बाहर तो लाइन नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आपको यही शो करके दिखाऊंगा कि ये जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। आप देखेंगे कि जब भी ये अगर ये लाइन बाहर की तरफ भी आती है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, इससे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये जो छोटा सा एरिया है यहाँ, इससे भी आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी इससे। अब हम देखेंगे कि एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हुआ और ई के बीच का जो एंगल है वो आपको किस तरह वेरी कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस पॉइंट पे आपको ये ई जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस हैं वो ऐसे क्रॉस कर रही हैं, और ये एंगल एरिया वेक्टर के बीच का ये एंगल, ये आपको जो थीटा है, या मान लूं तो यहाँ जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 होगा। आपको दिख रहा है किस तरह एंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है एरिया 1 में, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि थीटा जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 90 होगा। दूसरे केस में आप देखोगे ये लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब थीटा जो है आपको लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या है, ऐसे है, ठीक है, ये आपको ई है, ये आपको एरिया वेक्टर है, ये भी आपको ई है, ये आपको एरिया वेक्टर है, ठीक है। आप वेक्टर साइन लगा लें तो यहां भी आपको क्या हुआ, थीटा लेस देन 90 डिग्री। तीसरे केस में हम देखेंगे कि आपको यहां भी जो थीटा है वो क्या है,
हमेशा जो एंगल देखेंगे ना वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से देखेंगे कि क्या एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ भी थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ भी आपको क्या है बताइए, यहाँ भी जो आपको एंगल होगी वो थीटा इक्वल टू लेस देन 90, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ आप इस पहले फिगर को नोट करें। ठीक है, तीसरा केस भी यही होगा जो हम अगर बनाते हैं। ठीक है, ये और ऐसा। ठीक है, चौथा केस भी अगर हम देखेंगे तो ये और ऐसा। ठीक है, तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, मेन पॉइंट आपको ये नोट करना है। और मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हम हर एक पॉइंट पे अगर डेल्टा एस लेते हैं यहाँ, तो वहां पे एंगल आपको हर एक बार चेंज होगा। ठीक है, जब भी हम फाई निकालेंगे, फाई जो हम आपको इस फॉर्मूले से जो हम निकालते थे, फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, तो यहाँ एंगल कभी यहाँ पे आएंगे तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे जाएंगे तो लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे जाएंगे तो लेस देन। ठीक है, ऐसे ही करके हर एक पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट एंगल जो है वो चेंज होता है एज ए स्फेरिकल और किसी भी कर्व सरफेस पे। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग समाकलन विधि भी बोलते हैं। इसमें ये जो गोल डॉट देख रहे हैं, ठीक है, ये इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो सर्कल है, वो सर्कल ये बताता है कि होल का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एरिया जो है उन सब का करना है, टोटल सर्कल के ऊपर करना है। तो चलो आप इसे नोट करें। और एक पॉइंट और है कि इनवर्ड फ्लक्स जो होगा किसी किसी बुक में या कोई जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो हमें एक कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ेगा कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को या तो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो होल क्वेश्चंस के लिए हमको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश वाले ये नोट करेंगे इस फिगर के नीचे कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया वो अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम नेगेटिव ही लेते हैं, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, ऐसा ही मान के चलेंगे। दूसरा अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये पॉइंट नोट करेंगे, और अगर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आप हिंदी वाले बच्चे ये नोट करेंगे। तो ये था आपको दो जो पॉइंट थे जो छूट रही थी वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। इसका यूज हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बनाने में करते हैं। ठीक है, कि आपको स्फेरिकल सरफेस पे कैसे हम आपको फ्लक्स निकालेंगे, किसी भी इंक्लिनेशन वाले एंगल पे अगर कोई एरिया, किसी इंक्लाइन कोई सरफेस होगी, ठीक है, एरिया, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।